सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की मैं नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, और वो किस किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिन्हें लागू करने के लिए हमें विशेष प्रावधानों यानी हमें विशेष राइट्स की ज़रूरत होती है। इनकी गारंटी होती है, इनकी सुरक्षा होती है जो संविधान तय करता है। यानी कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या हमें वो मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है तो संविधान इस बात की गारंटी देता है कि आप न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और अपने न्याय यानी अपने मौलिक अधिकार को पाने के लिए आप केस दर्ज करवा सकते हैं। और न्यायालय यानी कि जो कोर्ट होगा वो आपको पूर्णतः इस बात की संतुष्टि देगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए और साथ ही साथ आपको आपका मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से मिला जाए। और इसके साथ साथ इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जो पहले मौलिक अधिकार जो हमारे तय किए गए थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन हमारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकार में से निकाल कर किसके अंडर रख दिया गया? सरकार के अंडर रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा होता कि अगर कभी भी गवर्नमेंट, ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट आज के टाइम पे देखा होगा आपने, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? कई जगह खरीदनी पड़ती है, ज़मीन जायदाद खरीदनी पड़ती है। ओके, अब अगर वो मौलिक अधिकार में रहता तो मौलिक अधिकार तो किसी से छीने नहीं जा सकते, तो सरकार किसी के मौलिक अधिकार कैसे लेती? इसलिए उसने उसे मौलिक अधिकार में से निकालकर राज्य के तत्वों में डाल दिया। और इसी वजह से सरकार क्या कर सकती है? उनसे ज़मीन और जायदाद खरीद सकती है और उसके बदले उन्हें पैसे या मुआवजा दे सकती है। लेकिन अगर वो मौलिक अधिकार में ही रहता वो अधिकार, तो सरकार को ना तो उनसे खरीद सकती थी ना उन्हें ले सकती थी। लेकिन अगर उनसे छीनती तो उसे सरकार को ज़मीन कहीं और पर देनी पड़ती थी। और अगर वो सरकार को ज़मीन बेच भी देते और पैसे भी ले लेते, उसके बाद भी वो उससे सरकार से ज़मीन की मांग कर सकते थे। इसलिए सरकार ने उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से निकालकर किसमें? सरकार के अंदर रख दिया गया। ओके, अब इसके बाद हम बताते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते, यानी सरकार का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ जाकर हमारे काम कर सके या हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन सके। अब जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो 6 बचे, पहले 7 थे, एक को निकाल दिया तो अब 6 बचे। अब जो 6 मौलिक अधिकार है वो 3 भागों में वर्णित किए गए हैं। ओके, वो 3 भाग कहाँ से कहाँ तक हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन दिया गया है। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसका वर्णन पूर्णतः रूप से दिया गया है। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक उसका वर्णन दिया गया है कि किस तरीके से, क्या है, कैसे है। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। और हमारा लास्ट और आखिरी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 32 तक दिया गया है, यानी 30 से लेकर 32 तक। ओके, तो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे समता का अधिकार, यानी हमारा समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद मैंने आपको बताया था 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। इसमें सबसे पहले 14 में जो दिया गया है वो है गारंटी कानूनी की, ठीक है, यानी कि जो समता है यानी हमारा कानून जो है वो सभी के लिए समान होगा और सभी को समान सुरक्षा प्रदान करेगा बिना किसी भेदभाव के। अनुच्छेद 15 में इसका दिया गया है कि सरकार जो होगी यानी जो समानता होगी वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जन्म, इन सबके स्थान को छोड़कर, इन सबके आधार को यानी भेदभाव को मुक्त कर एक समाज की स्थापना करेगी। ऐसे समाज की स्थापना करेगी जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 16 में दिया गया है सार्वजनिक नियुक्तियों के अवसर की समानता, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बना जाएंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना जाएंगे, उनका जो अवसर होगा वो सभी लोगों को मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से हो। अनुच्छेद 17 है, उसमें दिया गया है समाज से छुआछूत की समाप्ति, यानी कि हमारे समाज में पहले ये छुआछूत की बहुत चलती थी कि लोग गरीब हो, अमीर हो, नीची जाति के हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, या छुआछूत नहीं हो सकता, या हम तुम्हें छू नहीं सकते, तुम हमारे घर काम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे रूल्स पहले चलते थे। तो सरकार ने जो कहा समानता के अधिकार में यही सबसे पहले डाला गया था कि ये जो छुआछूत वाला सिस्टम है
इसको खत्म करके हम ऐसे समाज को बनाएंगे जहाँ पर सभी व्यक्ति एक समान होंगे, सभी के लिए एक समान कानून और नीतियाँ होंगी। और अनुच्छेद 18 जो मैंने आपको बताया, इसमें होगा सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर सेवा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सैनिक और शिक्षक हैं, यानी कि जो हमारी सैनिक है, अगर हम कोई भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं या हमारी शिक्षक रूप से होना चाहते हैं कि हम शिक्षा लेना चाहें या सेना या देश की सेवा करना चाहें, तो हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या ऊंची जाति के हो या नीची जाति को, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी लिंग के, बिना जन्म के स्थान के भेदभाव के हमें पूर्णतः वो सुविधाएं, वो उपाधियां, वो सब दी जाएंगी। और उन उपाधियों के अलावा हमसे क्या सेवा भी पूर्णतः बराबर ही ली जाएगी। आज की वीडियो में हम इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी के अधिकारों के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।